हाँ भाई, सभी बच्चे देखिए इस बात पर कि हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 की, और बीएससी पार्ट सेकंड में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो स्टार्ट कर रखा है उसमें हम यूनिट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर मैंने आपसे बोला कि क्या बोला कि सबसे पहले हमने बोला था कि आपसे एक विधि बोली पिकार्ड विधि, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। फिर हमने बोला उसमें आइलर, फिर बोला आइलर मॉडिफाई। इसमें जो रूंगे गुट्टा विधि है वो क्या है आपकी सिलेबस में तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में है, वो भी करवाऊंगा मैं। हमारे पास इसके साथ जो ऐड होती है वो विधि ऐड होती है कौन सी, जैकोबी। देखिए एक 1 बाई 1 इसकी जब विधियां कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यूनिट कंप्लीट होगा। कौन कौन सी है इसमें यूनिट में वो पहले सुन लीजिए। पहली आपकी इसमें जो बाकी रह गई वो है जैकोबी है। जैकोबी के बाद हम पढ़ेंगे गॉस सिडल। गॉस सिडल के बाद में पढ़ेंगे हम यहाँ पर कौन सा, गॉस उत्तरोत्तर विलोपन, और फिर पढ़ेंगे हम प्राइवेट पुटिंग प्राइवेट मेथड अर्थात आंशिक आधारी विधि। ठीक है, इन विधियों के साथ ही ये कंप्लीट होगी यूनिट। तो 1 बाई 1 अपन पढ़ते चलते हैं। सब बच्चों का ध्यान, मैं एक बात आपसे बता दूं, यूनिट नंबर 4 का मेन मोटो क्या रहना चाहिए आपके दिमाग में कि जो मेथड आप पढ़ रहे हो वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आपने कितने क्वेश्चन निकाले वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया है उससे वो विधि समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो यूनिट है ऐसी नहीं है कि प्रैक्टिस पर काम कर रही है, ये यूनिट मेथड को समझने पर काम कर रही है। यदि आपको मेथड समझ में आता है तो आप यदि 2 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना आपने तो आप एग्जाम में कर पाओगे। लेकिन यदि मेथड समझ में नहीं आया तो आप चाहे कितने ही क्वेश्चन निकाल लो आपसे नहीं होंगे। क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं उस कॉपी को रख करके सोल्व करने बैठ जाता है, जबकि डाउट उसके अंदर रह जाते हैं। तो अब सभी समझेंगे, इस विधि को इसी क्लास में अपन क्लियर करेंगे। जैकोबी विधि बिल्कुल इजी विधि है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आप सोल्व कर पाओगे। देखिए सभी, जैकोबी विधि के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया आपके लिए। जैकोबी वाला जो चैप्टर है अभी जो आपने पढ़ा था वो कौन सा था, 10वां, जस्ट पीछे इसका है 9वां। ठीक है भाई, 9वां और 10वां मिला के यूनिट नंबर 4 है आपकी। चलो मैं अब पूरा फोकस आपका होना चाहिए, बुक पे नहीं होना चाहिए, केवल बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले बोर्ड पर ध्यान दो आप सभी। चलो मैं, देखो भाई मैं बात कर रहा हूं जैकोबी विधि की, और जैकोबी विधि के लिए एक एग्जांपल ले लिया हमने और उसके माध्यम से हम सोल्व करेंगे कि जैकोबी विधि को किस तरह से सोल्व करना है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑयलर संशोधित विधि किस तरह से यूज आती है। एक क्वेश्चन बताया भी तरीके से आपको, ऑयलर विधि भी एक्सप्लेन की, ऑयलर मॉडिफाई भी एक्सप्लेन की है और पिकार्ड भी एक्सप्लेन की है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन, यदि आप एग्जांपल या क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हो तो उन लेक्चरों के माध्यम से आप आराम से सोल्व कर पाओगे। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं अधिकतम गुणांक के लिए। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, अधिकतम गुणांक के लिए। क्लियर है? अधिकतम गुणांक के लिए क्या करोगे, देखिए सबसे पहले देखिए x1 का कोफिशिएंट सबसे पहली इक्वेशन में है ना, सबसे ज्यादा है। देखिए तो देखिए क्या आएगा, x1 बराबर 1/27। मैंने सबको उधर भेज दिया तो बताइए यहां से ये इधर जाएगा किसमें, 85 माइनस 6x2 एंड प्लस का x3। बताइए समीकरण 1 तैयार हो गई। किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो तो इस समीकरण नंबर 1 के अंदर बता दीजिए भाई, है क्या कोई प्रॉब्लम, बता दीजिए। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए आप यहां पर अगली इक्वेशन मैंने बात की, इक्वेशन नंबर इससे, तो देखिए 15, तो x2 बराबर 1/15 और 72 माइनस के 6x1 और माइनस के 2x3, क्योंकि x2 तो निकाल ही रहे हो आप। अगली इक्वेशन की बात करूं मैं एंड, हम बात कर रहे हैं x3 की। यहां से 1/54, ये कितना आएगा 110 माइनस ये क्या आएगा x1 और माइनस के x2, समीकरण नंबर 3। बता दीजिए कोई भी दिक्कत हो तो आपको। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन आपको दे रखा था उस क्वेश्चन में अधिकतम गुणांक के लिए हमने प्रत्येक इक्वेशन को लिख लिया। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है भाई, आप सभी ध्यान देंगे। हाँ भाई चले, पूरी क्वेश्चन पर ध्यान, पूरी क्वेश्चन पर इस तरह से ध्यान देना है कि आपको दूसरे क्वेश्चन को समझने की जरूरत ही ना पड़े।
आप आराम से क्वेश्चन कर पाए। कुछ विधियां ऐसी होती है जो एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो सकती है यदि आप पूरा ध्यान रखें, फोकस रखें तो। देखिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर क्या, प्रथम सन्निकट की। प्रथम सन्निकट, प्रथम सन्निकट के लिए क्या करेंगे सुनिए, समीकरण 1 2 3 तीनों समीकरणों से देखिए किस तरह से हम प्रथम सन्निकट ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं हम। समीकरण नंबर 1 में देखिए x1 का प्रथम इक्वल टू, x1 का क्या ज्ञात कर रहा हूं मैं, प्रथम ज्ञात कर रहा हूं। याद रखें x2 और x3 जो आ रहा है ना उसको क्या कर दोगे आप, 0 के बराबर। x1 का प्रथम निकाल रहे हो तो क्या करोगे, x2 बराबर x3 बराबर 0। क्या ले रहा हूं मैं, x2 को x3 को क्या पुट कर रहा हूं, बिल्कुल फिक्स रहेगा मेथड, प्रत्येक क्वेश्चन में फिक्स रहेगा जब विधि यूज की जाएगी, कौन सी, जैकोबी विधि। क्लियर है। तो देखिए भाई यहां पर हम बात करेंगे x1 का प्रथम कितना आएगा, 85/27। जब मैं बात करूंगा x2 का प्रथम, देखो x2 में इसको और इसको 0 कर दिया, कितना आएगा 72/15। और x3 यहां ले लेता हूं मैं, x3 का प्रथम यह आएगा आपका 110/54। क्लियर है। आप लोगों को किसी को कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि पहले समझना है मेथड। भाग देना आप पे आता है, कैलकुलेटर आपके पास एग्जाम में भी रहेगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो देखिए मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखूंगा, केवल विधि समझा रहा हूं, ना कि गणना आपसे करवा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। देखिए मैंने क्या किया, यहां पर कैलकुलेशन लिखी तो इसका जो मान आया वो क्या आया, x1 का जो प्रथम आया, इसका जो सॉल्यूशन आता है हमारे पास वो आता है 3.15। इसका जो सॉल्यूशन आता है x2 का प्रथम 4.8 और इसका जो आता है 2.04। तो मैंने अलग से कॉलम बना लिया। x1 का प्रथम तो आ गया 3.15, ये लो बॉक्स में डाल दिया। दूसरा हमारे पास कॉलम आ गया, यहां पर ध्यान देंगे, x2 का प्रथम ये आ गया 4.8 और एक और कॉलम बनाया x3 का प्रथम, ये कितना आया 2.04। यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कोई नई बात नहीं है बिल्कुल। प्रथम सन्निकट में जो आगे वाले जो वेरिएबल होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, सीधी सीधी बात। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से आप लोग और समझिए। अब हम जब द्वितीय सन्निकट की बात करते हैं, द्वितीय सन्निकट की बात करते हैं, देखिए द्वितीय सन्निकट में हम बात करेंगे तो क्या होगा, x1 का हम समीकरण नंबर किससे बात करेंगे, 1 से। किससे बात करेंगे, 1 से। देखिए x1 का द्वितीय निकाल रहा हूं मैं, तो समीकरण 1 पर आ जाइए सभी बच्चे। ये आ गए समीकरण 1 पर। ध्यान दीजिए क्या आएगा, 1/27 आप जानते हो 85 माइनस 6x2 का प्रथम प्लस x3 का प्रथम। ध्यान दीजिए इस चीज को, आप प्रथम ज्ञात कर चुके इन सब का। x1 का भी प्रथम सन्निकट आप ज्ञात कर चुके, x3 का भी प्रथम सन्निकट आप ज्ञात कर चुके। बताइए, तो देखिए दोनों की वैल्यू रखिए। x1 का द्वितीय बराबर 1/27, 85 माइनस 6, x2 का प्रथम ये रहा 4.8 प्लस x3 का प्रथम 2.04। देख सकते हो आप इस चीज को। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस केवल। बताइए इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन जब की हमने तो हमारे पास मिला 2.16। देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि यदि हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो क्लास पूर्ण रूप से डिस्टर्ब होती है। ठीक है, आपको मैं विधि समझा रहा हूं, पहले विधि पर फोकस करेंगे फिर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे क्लास में। तो देखिए भाई, जब x2 का द्वितीय आ गया, अब समीकरण नंबर किससे बात कर लो, समीकरण नंबर 2 से। देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या होगा, x2 का द्वितीय क्या हुआ 1/15, 72 माइनस 6 x1 का प्रथम और माइनस 2 x3 का प्रथम। क्लियर है बिल्कुल। याद रखें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए क्लास में। देखिए x2 का द्वितीय
इक्वल टू x2 का द्वितीय, तो देखिए जो जो मान पता है आपको रख दीजिए। तो यहां पर ध्यान देंगे 1/15, ये क्या होगा 72 माइनस 6x1, x1 का प्रथम क्या होगा 3.15, फिर माइनस के 2x3 का प्रथम 2.04। देख सकते हो आप इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर वैल्यू में, बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या वैल्यू के अंदर? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जब x2 का द्वितीय ज्ञात किया गया तो उसे जब सोल्व किया गया वैल्यू, तो देखिए क्या आती है 3.27, इसकी वैल्यू आती है 3.27। क्लियर है भाई? इसकी वैल्यू जो x2 का द्वितीय जो ज्ञात किया है उसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास 3.27। अब ऐसे ही कौन सा ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 में देखिए x3 का क्या निकालना है द्वितीय, क्या लिखोगे 1/54, 110 माइनस x1 का प्रथम माइनस x2 का प्रथम, दोनों के प्रथम आपको पता है। तो देखिए भाई x3 का 2 इक्वल टू 1/54, 110 माइनस का x1 का जो प्रथम होगा वो होगा 3.15, और इसका जो होगा x2 का प्रथम 4.8। क्लियर है बिल्कुल? यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, तो x3 का द्वितीय इक्वल टू x3 का द्वितीय हमने ज्ञात किया 1.89। अब मैं आपसे जो बात बोला वो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। जब आपके सामने क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, आप करोगे क्या? मैक्सिमम कोएफिशिएंट के लिए लिखोगे, अधिकतम गुणांक के लिए पहले लिखोगे। जैसे ही आपने अधिकतम गुणांक के लिए लिखा, उसके बाद आप क्या करोगे सुनिए, समीकरण 1 बनेगी, 2 बनेगी और 3 बनेगी। क्लियर? समीकरण 1, 2, 3 की मदद से आप क्या ज्ञात करोगे? x1 का प्रथम, पहले तो x1 का जब प्रथम ज्ञात करोगे तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कि इसमें x2 और x3 आएगा आपके सामने, तो फिर क्या करोगे? x2 और x3 की वैल्यू क्या कर दोगे आप? 0 कर दोगे। क्या कर दोगे? x2 और x3 की वैल्यू 0। जैसे ही आपने 0 किया तो 85/27 रह गया। आपने देखिए 85/27 लिख दिया, कैलकुलेटर की मदद से 3.15 आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप समीकरण नंबर 2 पर आओगे, तो समीकरण नंबर 2 पर आए तो यहाँ पर आया x1 और x3। जैसे ही x1 और x3 आया तो आपने नोट किया होगा x1 और x3 की जो वैल्यू है वो क्या कर दी मैंने? 0 कर दी। जैसे ही ये वैल्यू 0 की तो 72 बटे कितना रह गया? 15 रह गया। कोई दिक्कत? सुनिए ध्यान से, x2 का प्रथम ज्ञात किया तो 72/15 और 4.8 आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। समीकरण नंबर 3 की बात की मैंने, समीकरण नंबर 3 में देखिए x1 और x2 को क्या कर दिया मैंने? 0 कर दिया। क्या कर दिया? 0। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब एक बात बताओ, इसको जब 0 कर दिया मैंने तो क्या रह गया? 110/54 रह गया कि नहीं रह गया? अब 110/54 रहा तो उससे क्या आ गया आपके पास? 2.04। आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक बात और हमारे पास आता है, जब द्वितीय ज्ञात करें तो क्या करें? द्वितीय ज्ञात करेंगे तो प्रथम मानों को यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। जब द्वितीय सन्निकट ज्ञात करेंगे तो सब में 1 1 लगा देंगे। जो भी समीकरण लोगे आप उसमें 1 1 लगा दो, क्योंकि प्रथम सन्निकट सबका ज्ञात कर लिया आपने। अब जब द्वितीय ज्ञात हो गया, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे हम? तृतीय ज्ञात करेंगे। तृतीय में क्या होगा? द्वितीय मान यूज आ जाएंगे। जहां पर 1 1 यूज कर रहे हो आप, वहां x2 का 2, x3 का 2 ऐसे यूज हो जाएगा। कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाओगे। अब कहां तक बढ़ोगे आगे, ये भी बात मेजर करती है सबसे बड़ी। तो बढ़ने का एक ही है कि जब तक लगभग 2 मानों की पुनरावृत्ति नहीं हो जाती तब तक आपको चलना है। लगभग 2 मानों की पुनरावृत्ति नहीं हो जाती। जैसे मैं बात करूं यहां पर, आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जाता है, आया हुआ एग्जाम्पल है 2007 में, 8 में और 16 में, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब ध्यान देंगे बोर्ड पर और समझेंगे।
जब इन्होंने द्वितीय सन्निकट की बात करूं, तृतीय सन्निकट जब ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है, तो पहले तो एक काम करें, यहां तक आपको नोट करना पड़ेगा, जब जाके तृतीय निकालेंगे इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे सोल्व, सीधी बात है ये, ठीक है। नोट करें यहां तक आप लोग, रिलैक्स से, बिल्कुल कोई बात नहीं करनी किसी को भी।
बात करते हैं इसके तृतीय सन्निकट की। सभी ध्यान देंगे तृतीय सन्निकट की। तृतीय सन्निकट याद रखें, क्लास स्टार्ट है इसलिए फालतू बातें नहीं। तृतीय सन्निकट में हम बात करेंगे तो देखिए एक्स समीकरण नंबर 1 पर चलिए। समीकरण नंबर 1 x1 का तृतीय, ठीक है, x1 का तृतीय। देखिए x1 का तृतीय की बात करूंगा तो कहां चलूंगा, x1 का तृतीय निकालूंगा ना। समीकरण नंबर 1 पर चलिए, 1/27। अब आप लोगों के पास कॉपी में लिखी हुई होगी 85 - 6x2, इसका द्वितीय आ जाएगा और x3 का भी क्या द्वितीय आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है? क्योंकि द्वितीय सबके पता चल गए आपको, सबके क्या पता चल गए आपको, सेकंड जो है सन्निकट आपको पता चल गया, तो उसको आप पुट कर दोगे। अब आप देखिए यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो रखते हैं हम, तो क्या आती है वो सुनिए। x1 का तृतीय इक्वल टू 1/27, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे 85 - 6, x2 का द्वितीय, x2 का द्वितीय वो रहा 3.27 प्लस x3 का द्वितीय 1.89। क्लियर है बिल्कुल। इसे जब सोल्व किया गया तो आया x1 का तृतीय वो कितना आया, x1 का जो तृतीय आया वो आया आपके पास 2.49। किसका आया? 2.49। क्लियर है भाई। अब ऐसे ही आप क्या ज्ञात करोगे, x2 का तृतीय वो कितना होगा 3.68 और फिर x3 का तृतीय वो होगा आपका 1.94। देखो मैंने क्या बोला, इनसे द्वितीय मानों को यूज करोगे और x1 का तृतीय, x2 का तृतीय, x3 का तृतीय आप निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब इसका जब चतुर्थ सन्निकट निकालेंगे तो वो और निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए निकाल कर देख लेते हैं। देखिए भाई चतुर्थ सन्निकट, चतुर्थ सन्निकट में बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। चतुर्थ सन्निकट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप देखिए x1 का फोर्थ इक्वल टू 1/27 क्या लिखाया जाएगा 85 - 6x2 का तृतीय प्लस का x3 का तृतीय। आप ध्यान देंगे x1 का फोर्थ है, बातें नहीं भाई, देखो बातें नहीं करनी बिल्कुल भी क्लास में। 85 - 6 x2 का द्वितीय वो तृतीय, x2 का तृतीय 3.68, x3 का है वो तो 1.94। अब आप देख लीजिए जो वैल्यू रखी है उसमें कोई दिक्कत हो तो। इसका जब सोल्व किया गया चतुर्थ तो क्या आई वैल्यू, वैल्यू आई आपके पास 2.40। क्लियर है। अब सुनिए आगे चलते हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे। समीकरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। x2 का चतुर्थ सन्निकट बताओ 1/15 बताइए 72 - 6x2 का तृतीय और माइनस के 2x3 का तृतीय। दिख रहा है नहीं दिख रहा बताइए भाई। वैल्यू रखते हैं अपन x2 का फोर्थ बटे x2 का तृतीय कहाँ है 2.49 -2 मल्टीप्लाई में x3 का तृतीय। अब इसको जब सोल्व किया गया x2 का चतुर्थ सन्निकट ये वैल्यू आई 3.54। इसी प्रकार x3 का चतुर्थ सन्निकट 1.9892। एक मिनट ध्यान देंगे, यहां ध्यान दीजिए। x3 का जब आपने तृतीय सन्निकट ज्ञात किया था ना तो आपके पास आया 1.94। समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूं, बातें मत करो। बिल्कुल सब ध्यान दोगे।
जब मैंने x3 का तृतीय सन्निकट ज्ञात किया तो 1.94 आया, जब x3 का तृतीय सन्निकट चतुर्थ सन्निकट ज्ञात किया तो 1.92 आया, मतलब लगभग बराबर सा आ गया। ठीक है ना। आगे चलो, x1 का जब प्रथम सन्निकट किया तो 2.49 और जब x1 का द्वितीय सन्निकट गया तो 2.4, इसका मतलब दो मान लगभग बराबर से आ रहे हैं, यहीं पर रुक गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो आज हमने आज हमने कौन सी विधि पढ़ी? आज हमने विधि जो पढ़ी थी जैकोबी विधि। जैकोबी विधि को अपन ने कंप्लीट किया, क्वेश्चन में अपन ने समझा। इसके मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन हैं, आप इसके अंदर से कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, जो आया हुआ है वही क्वेश्चन करना है। पहले बता देता हूं मैं आपको, उसी से क्या होगी, प्रैक्टिस भी होगी, साथ में आने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो आज हमने ये विधि कंप्लीट की है और जो आप कंप्लीट क्लास लेने के बाद आपको बढ़िया लगता है, अच्छे से समझ में आता है, तो साथ वाले बच्चों को और शेयर कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए।